सेवानिवृत्त बेकर का कक्ष। उस दिन की संध्या को, जब मोर्सेफ काउंट डांगलार के यहाँ से उस लज्जा और क्रोध के साथ लौटे थे जिसकी कल्पना की जा सकती है, बैंकर के शीत स्वागत के कारण आंद्रेया कावलकांति अपने घुंघराले, चमकते बालों, मोम लगे मूंछों और कसे हुए श्वेत दस्तानों के साथ शौसे दांताओं स्थित बैंकर के प्रांगण में अपने फैटन पर लगभग सीधा खड़ा सा प्रवेश किया। बैठक कक्ष में 10 मिनट की बातचीत के बाद वह डांगलार को एक खिड़की की अलकोव में अलग ले गया और वहां कुशल प्रस्तावना के पश्चात अपने कुलीन पिता के प्रस्थान के बाद से अपने जीवन की यातनाओं का वर्णन करने लगा। उसने कहा कि उस प्रस्थान के बाद बैंकर ने उसे पुत्रवत अपने परिवार में स्थान दिया और वहां उसे वह सभी सुख निश्चय प्राप्त हुए जिन्हें कोई पुरुष चंचल वासनाओं की अपेक्षा वर्ण करना चाहिए। यद्यपि जहां तक वासना का प्रश्न था, वह इतना सौभाग्यशाली रहा कि उसे वह यूजिनी की आंखों में मिल गई। डांगलार ने इस उद्घोषणा को अत्यंत ध्यान से सुना जिसकी वह 2-3 दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब वह क्षण आया, उसकी आंखें वैसे ही चमक उठीं जैसे मोरसेफ को सुनते समय सिकुड़कर अंधकारमय हो गई थीं। फिर भी वह बिना कुछ विवेकपूर्ण आपत्तियां रखे युवक के प्रस्ताव को स्वीकारना नहीं चाहता था। आंद्रेया, उसने कहा, क्या तुम विवाह के विषय में सोचने के लिए कुछ अधिक युवा नहीं हो? कदापि नहीं, कावलकांति ने उत्तर दिया। कम से कम मेरी दृष्टि में नहीं। इटली में कुलीन प्रायः युवावस्था में विवाह करते हैं। यह उचित प्रथा है। जीवन इतना अनिश्चित है कि सुख को हाथ आते ही ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा, डांगलार ने कहा, मान लें कि तुम्हारा प्रस्ताव, जो मुझे सम्मानित करता है, मेरी पत्नी और पुत्री को स्वीकार्य हो, तब शर्तों पर विचार हम किससे करेंगे? मुझे प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर केवल पिता ही अपने संतानों के हित में समुचित वार्ता कर सकते हैं। मेरे पिता एक बुद्धिमान पुरुष हैं, युक्ति और शिष्टता से पूर्ण। उन्होंने पूर्वानुमान किया था कि मुझे फ्रांस में बसने की इच्छा हो सकती है। इसलिए जाते समय उन्होंने मेरी पहचान प्रमाणित करने वाले समस्त कागजों के साथ मुझे एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने मेरे विवाह के दिन से मुझे 1.5 लाख लिव्र वार्षिक आय की गारंटी दी है, बशर्ते मेरा चयन उन्हें स्वीकार्य हो। जहां तक मैं समझता हूं, यह मेरे पिता की कुल आय का 1/4 है। मेरा सदा यह अभिप्राय रहा है, डांगलार ने कहा, कि मैं अपनी पुत्री के विवाह पर उसे 5 लाख प्राण दूं। किसी भी दशा में वह मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी है। तो उत्तम, आंद्रिया ने कहा, जैसा आप देख रहे हैं, यह सर्वथा उपयुक्त होगा। यदि मान लें कि मेरा प्रस्ताव बैरोनेस और यूजिनी द्वारा अस्वीकृत नहीं होता, इस प्रकार हमारी आय 1,75,000 लिव्र हो जाएगी। अब यदि मैं मार्की को इस बात के लिए राजी कर लूं कि आय देने के स्थान पर वह मुझे मूलधन दे दें, यद्यपि यह सरल नहीं होगा, पर संभव है, तब आप हमारे लिए उन 2 या 3 मिलियन का निवेश करेंगे और 2 या 3 मिलियन कुशल हाथों में 10% तक उपज दे सकते हैं। मैं कभी 4% से अधिक पर धन नहीं लगाता, बैंकर ने कहा, यहां तक कि 3.5 पर अपने दामाद के लिए 5 पर सहमत हो सकता हूं और लाभ हम आधा आधा बांट लेंगे। अति उत्तम, पिताश्री, कावलकांति ने कहा, अपने भीतर छिपी उस हल्की अशिष्ट वृत्ति के वशीभूत होकर जो उसके प्रयासों के बावजूद उसके अभिजात आवरण को कभी कभी छटका देती थी। पर वह तुरंत संभल गया और बोला, क्षमा कीजिए, आशा ही मुझे लगभग उन्मत्त कर देती है। तो वास्तविकता का प्रभाव क्या होगा? पर तुम्हारी संपत्ति का कोई अंश तो ऐसा होगा जिसे तुम्हारे पिता रोक नहीं सकते, डांगलार ने कहा, यह ध्यान दिए बिना कि जो वार्ता इतने निरपेक्ष ढंग से आरंभ हुई थी वह कितनी शीघ्र व्यापारिक गणनाओं में बदल गई। कौन सा? युवक ने पूछा। तुम्हारी माता की ओर से जो भाग है। हाँ, मेरी माता लियोनोरा गोर्सिनारी की ओर से। उस भाग की राशि क्या होगी? सच कहूं, आंद्रिया ने कहा, मैंने कभी विशेष विचार नहीं किया, पर मेरा अनुमान है
कि कम से कम 2 मिलियन। डांगलार ने वह घुटन भरा आनंद अनुभव किया, जो या तो कोई कंजूस खोया हुआ खजाना पाकर करता है, या डूबता हुआ मनुष्य तब जब उसके पांव रिक्तता के स्थान पर ठोस भूमि को स्पर्श करते हैं। आंद्रेया ने बैंकर को आदरपूर्ण प्रणाम किया। तो क्या मैं आशा कर सकता हूं? आंद्रेया, डांगलार ने कहा, आशा रखो और विश्वास करो कि यदि तुम्हारी ओर से कोई बाधा इस विषय की प्रगति को न रोके, तो यह निश्चय ही संपन्न समझो। फिर विचारपूर्ण स्वर में जोड़ा, तुम्हारे संरक्षक हमारे पेरिस समाज में तुम्हारे अभिभावक मोंते क्रिस्तो इस निवेदन के लिए तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? आंद्रेया क्षीण रूप से लज्जित हुआ। मैं अभी काउंट के यहां से ही आ रहा हूं, उसने कहा। वह निस्संदेह अत्यंत आकर्षक पुरुष है, पर उतने ही विलक्षण भी। उन्होंने मेरी योजना को स्वीकृति दी, यहां तक कहा कि उन्हें विश्वास है कि मेरे पिता आय के स्थान पर मूलधन देने में एक क्षण भी संकोच नहीं करेंगे, और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपना प्रभाव प्रयोग करने का वचन दिया। पर उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी और कभी नहीं करेंगे किसी विवाह प्रस्ताव के वाहक बनने का दायित्व लिया है। तथापि उन्होंने यह कृपा अवश्य की कि यदि कभी उन्होंने इस विषय में अपने पूर्वाग्रह पर खेद किया है, तो वह मेरे ही प्रसंग में, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमारा दाम्पत्य सुखी और उपयुक्त होगा। और यद्यपि वह औपचारिक रूप से कुछ नहीं करना चाहते, उन्होंने कहा कि जब भी आप उनसे इस विषय पर चर्चा करना चाहें, वह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर रहेंगे। आह! यह तो बहुत अच्छा है। और अब, आंद्रेया ने अपने सबसे मनोहर मुस्कान के साथ कहा, मैं भावी ससुर से बैंकर की ओर मुड़ना चाहूंगा। और उनसे तुम्हें क्या चाहिए? डांगलार ने हंसते हुए कहा, परसों मुझे आपके बैंक से लगभग 4,000 फरार निकालने हैं, पर काउंट को लगा कि आने वाला महीना व्यय की दृष्टि से कुछ अधिक हो सकता है, जो मेरी अविवाहित आय से पूरा ना होगा। इसलिए यह 20,000 फराओं का बिल है जो उन्होंने मुझे दिया, अधिक उपहार के रूप में, न कि व्यय सहायता के रूप में। जैसा आप देख रहे हैं, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। क्या यह पर्याप्त होगा? ऐसा ही एक बिल यदि तुम मुझे 10 लाख का लाकर दो, तो मैं उसे भी भुना दूं। डांगलार ने बिल अपनी जेब में रखते हुए कहा, कल का समय बता दो, मेरा कैशियर तुम्हें 24,000 फरां का बांट दे जाएगा। तो प्रातः 10 बजे, यदि आपको आपत्ति न हो, जितना शीघ्र उतना अच्छा। मैं कल देहात जाना चाहता हूँ। अच्छा, 10 बजे, अब भी होटल दे प्रांस में? हाँ। अगले दिन बैंकर की समयनिष्ठा के अनुरूप 24,000 फ्रां युवक के हाथ में थे, और वह, जैसा उसने कहा था, बाहर चला गया, कादरूस के लिए 200 फ्रां छोड़कर। जहां तक आंद्रिया का प्रश्न था, इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य अपने उस खतरनाक मित्र से बचना था। अतः वह यथासंभव देर से लौटा। पर जैसे ही उसने प्रांगण की पत्थर फर्श पर पांव रखा, भवन का द्वारपाल उसे प्रतीक्षारत मिला, टोपी हाथ में लिए। आपसे वह आदमी मिलने आया था, उसने कहा। कौन आदमी? आंद्रेया ने सहजता से पूछा, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को भूल गया हो जिसे वह वस्तुतः भली भांति याद करता था। वही जिसे आपने वह छोटी सी सहायता दी थी। हाँ, मेरे पिता का पुराना सेवक। अच्छा, क्या तुमने उसे वे 200 फरां दे दिए जो मैं उसके लिए छोड़ गया था? जी, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। आंद्रेया का चेहरा पीला पड़ गया, पर अंधेरा होने से किसी ने ध्यान न दिया। क्या उसने नहीं लिए? उसने हल्की कांपती आवाज में कहा। नहीं, वह आपसे मिलना चाहता था। मैंने कहा कि आप बाहर गए हैं, पर वह अड्डा रहा। अंत में मान गया और यह पत्र दे गया, पहले से सील किया हुआ। दिखाओ, आंद्रेया ने कहा, और अपने फैटन के दीपक के नीचे पड़ा। तुम जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ। मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
आंद्रिया ने मुहर को ध्यान से देखा कि कहीं उससे छेड़छाड़ तो नहीं हुई, पर पत्र इस प्रकार मोड़ा गया था और इतनी सीलें लगी थीं कि बिना तोड़े पढ़ा ही नहीं जा सकता था, और वह अक्षुण्ण थी। बहुत अच्छा, उसने कहा। बेचारा आदमी कितना अच्छा है। और वह द्वारपाल को इन शिक्षाप्रद शब्दों पर विचार करने छोड़ गया, जो समझ नहीं पा रहा था कि वह युवा स्वामी की अधिक प्रशंसा करे या पुराने सेवक की। घोड़ों का प्रबंध करो, फिर ऊपर आकर मुझसे मिलो, आंद्रिया ने अपने साइज से कहा। फिर 2 छलांग में वह अपने कक्ष में पहुंचा, जहां उसने कादरूस का पत्र जला दिया, राख तक नष्ट कर दी। वह अब भी यह कार्य पूरा ही कर रहा था कि सेवक आ गया। पियर, तुम्हारा कद काठी लगभग मेरी जैसी है ना? उसने कहा। मुझे यह सम्मान प्राप्त है, उसने उत्तर दिया। तुम्हें कल ही नई वर्दी मिली थी? हाँ, मैं एक सुंदरी से जुड़ा हूं, पर नहीं चाहता कि वह मेरा पद या स्थिति जाने। अपनी वर्दी और कागज मुझे दे दो। यदि आवश्यकता पड़े तो मैं किसी सराय में ठहर सकूं। पियर ने वैसा ही किया जैसा कहा गया। 5 मिनट बाद पूर्णतः वेश बदलकर आंद्रे बिना पहचाने घर से निकल गया। एक गाड़ी ली और स्वयं को पिकपुस स्थित शेवाल सराय तक ले जाने को कहा। अगले दिन वह उसी प्रकार निकला जैसे होटल द प्रांस से, अदृश्य, और बुलेवार्ड से होते हुए मीनिल मोंता सड़क पहुंचा। बाईं ओर तीसरे घर के द्वार पर रुककर उसने इधर उधर देखा कि जानकारी कहां से मिले, क्योंकि वहां कोई द्वारपाल न था। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? सामने की फल विक्रेता स्त्री ने पूछा। पहले ताओं का निवास, आंद्रिया ने उत्तर दिया। सेवानिवृत्त बेकर? हाँ, वही। आंगन के अंत में बाईं ओर का द्वार, तीसरी मंजिल। आंद्रिया ने उसके निर्देशों का पालन किया और तीसरी मंजिल पर एक घंटी की रस्सी खींची, ऐसी चिड़चिड़ाहट से कि वह झुंझलाहट घंटी में भी उतर गई। कुछ क्षण बाद द्वार में जड़ी जालीदार झिरी से कादरूस का चेहरा दिखा। समय के पाबंद हो, उसने कहा, कुंडियां हटाते हुए। धत्त! आंद्रेया भीतर प्रवेश करते हुए बोला और अपनी वर्दी टोपी आगे फेंक दी। वह कुर्सी से चूककर फर्श पर गिरी और किनारे पर घूमती हुई लुढ़कने लगी। अरे अरे! कादरूस बोला। क्रोध मत करो, प्रिय बालक। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। कैसा बढ़िया नाश्ता होगा, सब तुम्हारी पसंद का। सांस लेते ही आंद्रेया को पकवानों की गंध आई। भूखे पेट के लिए आकर्षक, यद्यपि भारी, ताजे तेल और लहसुन की मिलीजुली गंध, जो निम्न कोटि के प्रोवेंस भोजन का संकेत देती है। साथ ही तली मछली की आहट और सबसे ऊपर जायफल व लौंग की तीखी सुगंध। यह सब 2 ढके बर्तनों से उठ रहा था, जो 2 चूल्हों पर गरम रखे थे, और एक लोहे के चूल्हे के भीतर उबलते व्यंजन से। समीप कक्ष में आंद्रिया ने एक मध्यम रूप से स्वच्छ मेज देखी, 2 व्यक्तियों के लिए सजी हुई। शराब की 2 बोतलें, एक हरी, दूसरी पीली मुहर वाली, मदिरा से भरा एक पात्र, और एक बड़े पत्ता गोभी के पत्ते में सजाया हुआ फल सलाद चीनी मिट्टी की थाली पर कलात्मक ढंग से रखा हुआ। क्या कहते हो प्रिय बालक? कादरूस ने कहा। गंध अच्छी है ना? अरे, ईश्वर की कसम, उन दिनों में बड़ा अच्छा रसोइया था। याद है, लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, और तुम तो सबसे अधिक। तुमने मेरी कई चटनियां छकी हैं, और थूकी नहीं, यह मैं कह सकता हूं। और वह कुछ और प्याज छीलने लगा। हाँ हाँ, ये सब हम जानते हैं, आंद्रिया ने झुंझलाकर कहा। हम्म, यदि तुम मुझे इतनी दूर केवल भोजन के लिए लाए हो, तो धिक्कार है तुम पर। मेरे बेटे, कादरूस ने आडंबरपूर्ण स्वर में कहा, भोजन करते हुए बातचीत भी हो सकती है। और फिर, कृतघ्न बालक, क्या तुम अपने पुराने मित्र को देखकर तनिक भी प्रसन्न नहीं? देखो, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं। कादरूस वास्तव में रो रहा था, यद्यपि यह कहना कठिन था कि यह आनंद था या प्याज का प्रभाव, जिसने पोंदुगाड़ के उस पूर्व सरायपाल की अश्रु ग्रंथियों को सक्रिय किया था। दूर हटो, कपटी, आंद्रिया ने कहा। क्या
तुम मुझसे इतना स्नेह रखते हो? हाँ, निश्चय ही, अन्यथा शैतान मुझे ले जाए। कादरूस ने कहा, यह मेरी दुर्बलता है, पर मैं क्या करूं? और इसी स्नेह के बावजूद तुम मुझे यहाँ किसी छल के लिए लाए हो? अरे अरे! कादरूस ने अपना चौड़ा चाकू एप्रन पर पोंछते हुए कहा, यदि मैं तुमसे स्नेह न करता, तो क्या उस दयनीय जीवन को सहता जो तुम मुझे जीने को बाध्य करते हो? इधर देखो, तुम अपने सेवक का कोट पहने हो। इसका अर्थ है, तुम्हारे पास सेवक है। मेरे पास कोई नहीं, अतः मैं अपनी सब्जियां स्वयं छीलता हूँ। तुम मेरे भोजन का उपहास करते हो, क्योंकि तुम होटल दे प्रांस या कैफे दे पारी के सामूहिक भोज में खाते हो। पर मैं भी सेवक रख सकता था, गाड़ी रख सकता था, जहां चाहता भोजन कर सकता था। और क्यों नहीं करता? ताकि मेरे प्रिय बेनेडितो को कोई कष्ट न पहुंचे। बस इसी कारण, मानो मैं कर सकता था, है ना? और उसने एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। अच्छा, आंद्रेया ने कहा, मान लिया कि तुम मुझसे स्नेह रखते हो, तो फिर मुझे भोजन पर क्यों बुलाया? तुम्हें देखने के लिए, प्रिय बालक। देखना क्यों? हमारी शर्तें तो तय हो चुकी हैं। अरे मित्र, कादरूस बोला, क्या कभी कोई वसीयत बिना परिशिष्ट के होती है? पर तुम पहले भोजन करने आए हो, है ना? तो बैठो। इन सार्डिन और ताजे मक्खन से आरंभ करें, जिन्हें मैंने विशेष तुम्हारे लिए बेल पत्तों पर सजाया है। कृतघ्न बालक, देख रहा हूं, तुम मेरे कक्ष को देख रहे हो। मेरी 4 फूस की कुर्सियां, 3-3 फराहों की तस्वीरें। यह होटल दे प्रांस तो नहीं, है ना? तो अब असंतुष्ट हो, अब प्रसन्न नहीं रहे, जबकि कभी तुम केवल एक सेवानिवृत्त बेकर की तरह जीवन चाहा करते थे। कादरूस ने आह भरी, तो आंद्रेया बोला, तो कहो, तुम्हारा स्वप्न पूरा हुआ? स्वप्न ही है, सेवानिवृत्त बेकर धनी होता है। मेरे प्रिय बेनेडितो, उसकी आय होती है। तुम्हारी भी है, ईश्वर की कसम। मेरी? हाँ, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे लिए 200 फरां लाया हूं। कादरूस ने कंधे उचकाए। इस प्रकार धन लेना अपमानजनक है, अनिच्छा से दिया गया, क्षणभंगुर धन, जो किसी भी दिन रुक सकता है। देखो, मुझे कितनी मितव्ययिता करनी पड़ती है, ताकि किसी दिन तुम्हारी समृद्धि रुक जाए, तो मैं बच सकूं। भाग्य चंचला है, मेरे मित्र। जैसा रेजिमेंट के धर्मोपदेशक ने कहा था, मैं जानता हूं तुम उन्नति कर रहे हो, दुष्ट। तुम डांगलार की पुत्री से विवाह करने जा रहे हो। क्या? डांगलार की? हाँ, डांगलार की। क्या मुझे उसे बैरन डांगलार कहना होगा? वैसा ही होगा जैसे काउंट बेनेडिक्टो कहना। वह पुराना मित्र है। यदि उसकी स्मृति इतनी क्षीण न होती, तो मुझे तुम्हारे विवाह में बुलाता, क्योंकि वह मेरे विवाह में आया था। हाँ, हाँ, मेरे विवाह में। तब वह इतना अभिमानी न था। वह भले मोरेल के यहाँ क्लर्क था। मैं उसके साथ और मोरसेफ काउंट के साथ एक से अधिक बार भोजन कर चुका हूं। देखो, मेरे कितने श्रेष्ठ मित्र हैं। यदि मैं उन्हें थोड़ा साधूं, तो हम एक ही बैठक कक्षों में मिलें। अरे, तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे मस्तिष्क में इंद्रधनुष रच रही है, कादरूस। अच्छा, बेने तुमियो। पर मैं जो कह रहा हूं जानता हूं, शायद किसी दिन हम अपने श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर किसी द्वार पर दस्तक दें। घंटी कहाँ है? पर तब तक बैठो और खाओ। कादरूस ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया। लालच से भोजन करते हुए, प्रत्येक व्यंजन की प्रशंसा करते हुए उसे अतिथि को परोसा गया। अतिथि ने भी परिस्थिति को स्वीकारते हुए साहस से बोतलें खोलीं और बुइयाबेस तथा लहसुन तेल में तली मछली पर हाथ साफ किया। तो अब, मित्र, कादरूस ने कहा, तुम अपने पुराने मकान मालिक से मेल कर चुके प्रतीत होते हो। हाँ, शायद, आंद्रेया ने उत्तर दिया। उस समय उसकी युवा भूख सब पर भारी थी। आनंद आ रहा है, दुष्ट। इतना कि मैं समझ नहीं पाता,
जो मनुष्य ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बना और खा सकता है, वह जीवन से निराश कैसे हो सकता है? अरे! कादरूस बोला, मेरे समस्त सुख को एक विचार नष्ट कर देता है। वह क्या? कि मैं एक मित्र के व्यय पर जी रहा हूं, जबकि मैंने सदा अपने श्रम से रोटी कमाने का प्रयास किया। उसकी चिंता मत करो, आंद्रेया ने कहा। मेरे पास 2 जनों के लिए पर्याप्त है। नहीं, यह सत्य है। विश्वास करो या नहीं, पर हर महीने के अंत में मैं अपराध बोध अनुभव करता हूं। प्रिय कादरूस, इतना कि कल मैं वे 200 फरान लेना ही नहीं चाहता था। हाँ, तुम इस विषय में बात करना चाहते थे, पर क्या सचमुच अपराध बोध था? सचमुच। और तब मुझे एक विचार आया। आंद्रेया कांप उठा। कादरूस के विचारों से वह सदैव कांपता था। यह बड़ा कष्टप्रद है, कादरूस आगे बोला। हर महीने के अंत तक प्रतीक्षा करना। आंद्रेया ने दार्शनिक भाव से कंधे उचकाए, ये देखने का निश्चय करते हुए कि बात कहाँ जाएगी। क्या जीवन प्रतीक्षा में ही नहीं बीतता? उसने पूछा। मुझे ही देखो, मैं और क्या करता हूं सिवाय प्रतीक्षा के? और मैं धैर्यवान हूं, है ना? हाँ, क्योंकि उन दयनीय 200 फ्रांक की प्रतीक्षा करने के स्थान पर तुम 5 या 6,000 की प्रतीक्षा कर रहे हो। शायद 10 या 12 की भी। बड़े चालाक हो तुम। पुराने दिनों में भी तुम्हारी छोटी-छोटी थैलियाँ या गुल्लकें होती थीं, जिन्हें तुम अपने बेचारे मित्र कादरूस से छिपाने का प्रयत्न करते थे। सौभाग्य से कादरूस उन्हें सूंघ निकालने का उपाय जानता था। फिर वही बात, विषय से भटकना और अतीत को कुरेदना। मैं पूछता हूं, इसका लाभ क्या? अरे, तुम ऐसा इसलिए कहते हो कि तुम 21 वर्ष के हो, अतीत भूल सकते हो। मैं 50 का हूं, मुझे स्मरण रखना पड़ता है। पर रहने दो, व्यवहार की बात करें? हाँ, करें। मैं कह रहा था, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, क्या? तो मैं नकद कर लेता। क्या? नकद? हाँ, 6 महीने की अग्रिम राशि मांगता। ये कहकर कि मुझे राजनीति में जाना है और एक खेत खरीदना है। फिर धन हाथ में आते ही चलता बनता। अच्छा, अच्छा, आंद्रेया बोला। विचार उतना बुरा भी नहीं। प्रिय मित्र, कादरूस बोला, मेरा भोजन खाओ और मेरी बातें पचाओ। शरीर या बुद्धि किसी का अहित न होगा। तो फिर? आंद्रेया ने कहा, तुम स्वयं ऐसा क्यों नहीं करते? आधे वर्ष का या पूरे का नकद लेकर ब्रुसेल्स क्यों नहीं चले जाते? सेवानिवृत्त बेकर के स्थान पर सक्रिय दिवालिया प्रतीत होते, यह उन्नति होती। और 1200 फ्रां में मैं कैसे चला जाऊं? कादरूस ने कहा। अब तो तुम नखरे करने लगे, आंद्रेया बोला। 2 महीने पहले भूखों मर रहे थे। जितना अधिक खाते हो, कादरूस ने बंदर की हंसी और बाघ की गुर्राहट के बीच दांत निपोड़ते हुए कहा, उतना ही अधिक चाहते हो। और फिर मेरे पास एक योजना है। उसने अपने तीखे श्वेत दांतों से रोटी का बड़ा टुकड़ा काटते हुए जोड़ा। कादरूस की योजनाएं आंद्रेया को उसके विचारों से भी अधिक भयभीत करती थीं। विचार बीज थे, योजना फल। बताओ, उसने कहा। अवश्य उत्तम होगी। क्यों नहीं? किसने योजना बनाई थी जिससे हम उस महोदय फलाओं के यहां से निकले? मैंने ही। और बुरी नहीं थी, क्योंकि हम दोनों यहां हैं। मैं इनकार नहीं करता, आंद्रेया बोला। कभी कभी तुम्हारे पास अच्छी योजना होती है, सुनाए तो? कादरूस बोला। क्या तुम बिना 100 भी खर्च किए मुझे 15,000 फरां दिला सकते हो? नहीं, 15 काफी नहीं। मैं 30,000 से कम में ईमानदार नहीं बनूंगा। नहीं, आंद्रेया ने शुष्क स्वर में कहा। नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता तुमने ठीक समझा।
कादरूस ने शांत, शीतल स्वर में कहा। मैंने कहा, बिना एक सौ खर्च किए। मुझे आशा है तुम मुझसे चोरी करने को नहीं कह रहे, ताकि मैं स्वयं को और तुम्हें भी बर्बाद करूं और हम दोनों वहीं पहुंचा दिए जाएं जहां से आए थे। जहां तक मेरा प्रश्न है, कादरूस बोला, पकड़ा जाऊं तो मुझे आपत्ति नहीं। मैं अजीब आदमी हूं। कभी कभी मुझे संगति की याद आती है। मैं तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं, जो पुराने मित्रों को फिर कभी न देखना चाहे। इस बार आंद्रेया केवल कांपा ही नहीं, पीला पड़ गया। सुनो कादरूस, उसने कहा, कोई मूर्खता मत करना। चिंता मत करो, मेरे छोटे बेनेडिक्टो। बस मुझे 30,000 बनाने का उपाय बता दो। तुम्हें सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं, मुझे करने दो। अच्छा, मैं देखूंगा, कुछ उपाय खोजूंगा, आंद्रेया ने कहा। तब तक मेरी मासिक राशि 500 कर दो। मेरे मन में एक नौकरानी रखने का विचार है। ठीक है, 500 मिलेंगे, आंद्रेया बोला। पर यह भी ने खम यह मेरे लिए सरल नहीं होगा, कादरूस। तुम सीमा लांघने लगे हो। हम्म, कादरूस बोला, तुम्हें तो असीम कोष से मिलता है। आंद्रेया मानो इसकी अपेक्षा कर रहा था। उसकी आंख में क्षणिक ज्वाला चमकी, फिर बुझ गई। यह सत्य है, उसने कहा। मेरा संरक्षक मेरे प्रति अत्यंत उदार है। तुम्हारा प्रिय संरक्षक, कादरूस बोला। वह तुम्हें मासिक कितना देता है? 5,000 फ्रां। हर 100 में से 1,000, जो तुम मुझे दोगे, कादरूस बोला। जैसा कहते हैं, सौभाग्य केवल हरामजादों को मिलता है। 5,000 प्रति माह। क्या करते हो उसका? विश्वास करो, शीघ्र समाप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हारी भांति मैं भी एक मुश्त राशि पसंद करूंगा। एक मुश्त? हाँ, सब चाहते हैं। और मुझे मिलेगी? कौन देगा? तुम्हारा राजकुमार? हाँ, पर प्रतीक्षा करनी होगी। किसकी? उसकी मृत्यु की। तुम्हारे राजकुमार की मृत्यु? हाँ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वसीयत में मेरे लिए प्रावधान किया है। सच? मेरे शब्द पर? कितना? 5 लाख। बस, बहुत धन्यवाद। मैं सत्य कह रहा हूं। असंभव। कादरूस, क्या तुम मेरे मित्र हो? निस्संदेह, जीवन भर, मृत्यु तक। तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। कहो। सुनो। ठीक, एक शब्द नहीं। मेरा विचार है। आंद्रेया रुका और चारों ओर देखा। तुम्हारा विचार? चिंता मत करो, हम अकेले हैं। मेरा विचार है, मैंने अपने पिता को खोज लिया है। अपने वास्तविक पिता? हाँ। कावलकांति नहीं? नहीं, वह तो चला गया। मेरा वास्तविक? कौन? कादरूस, वह मोंते क्रिस्तो काउंट है। हम्म। हाँ, देखो, सब स्पष्ट हो जाता है। वह मुझे खुले रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, पर उसने कावलकांति से मुझे मान्यता दिलवाई और इसके लिए उसे 50,000 फ्रां दिए। 50,000? तुम्हारा पिता बनने के लिए? मैं आधे में मान जाता। नहीं, 20 में? नहीं, 15 में? तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा, कृतघ्न? मुझे क्या झांत, जब ये सब तब हुआ जब हम भीतर थे। सही है। और तुम कहते हो, उसकी वसीयत में वह मुझे 5 लाख लिव्र छोड़ता है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? उसने मुझे दिखाया था, पर इतना ही नहीं। जैसा मैंने कहा, कोई परिशिष्ट भी होगा। संभव है। और उसमें वह मुझे स्वीकार करता है। हाँ,
कितना उत्तम पिता, कितना महान पिता, कितना विलक्षण पिता। कादरूस ने अपनी उंगलियों के बीच थाली घुमाते हुए कहा, अब तो कहो कि मैं तुमसे कोई रहस्य नहीं रखता। नहीं, और मेरी दृष्टि में तुम्हारा विश्वासशील स्वभाव तुम्हें सम्मान देता है। और यह पितृराज क्या धनी है, अत्यंत धनी। मेरा ऐसा ही विचार है। वह अपनी संपत्ति तक नहीं जानता। विश्वास नहीं होता। तत् मैं स्वयं देखता हूं, मुझे उसके घर में किसी भी समय प्रवेश है। परसों बैंक से एक बालक 50,000 फ्रां एक ब्रीफकेस जितने बटुए में लाया। कल एक बैंकर उसे 1 लाख फ्रां सोने में देकर गया। कादरूस स्तब्ध रह गया। युवक के शब्द उसे धातु की झंकार जैसे लगे, मानो स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा सुनाई दे रही हो। और तुम उस घर में जाते हो? उसने सरल विस्मय से पूछा। जब चाहूं। कादरूस कुछ क्षण विचार में डूबा रहा। स्पष्ट था कि उसके भीतर कोई गहन विचार घूम रहा है। अचानक बोला, आहा, मैं वह सब देखना चाहता। कितना सुंदर होगा। वास्तव में भव्य। आंद्रिया ने कहा, क्या वह शॉन्स एलिजे एवेन्यू में नहीं रहता? 30 नंबर पर। आहा, 30 नंबर? हाँ, एक सुंदर भवन अपने निजी परिसर में। बाहर से केवल वही दिखता है। बाहर मुझे नहीं देखना, भीतर देखना है। अवश्य ही उत्कृष्ट फर्नीचर होगा, है ना? क्या तुमने ट्यूलरी देखा है? नहीं, तो ये उससे भी श्रेष्ठ है। सुनो आंद्रेया, जब यह उदार मोंते क्रिस्तो अपनी थैली गिराता होगा तो उसे उठाने झुकना सार्थक होगा, है ना? ओह, इसकी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं, आंद्रिया ने कहा। उस घर में धन ऐसे बिखरा रहता है जैसे बाग में फल। तब तो किसी दिन मुझे वहां ले चलो। कैसे? किस रूप में? सही कहते हो, पर तुमने मेरा मुंह पानी से भर दिया। मैं अवश्य देखूंगा, कोई उपाय निकालूंगा। कोई मूर्खता मत करना, कादरूस। मैं स्वयं को पालिश करने वाला बताऊंगा। वहां हर और कालीन है। दुर्भाग्य, तब कल्पना ही करनी होगी। विश्वास करो, वही उत्तम है। कम से कम अनुमान लगाने में सहायता करो। कैसे? सरल है। क्या वह विशाल है? न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा। सामान्य रचना। धत्त, तुम्हारे लिए नक्शा बनाना पड़ेगा। लो, यह रहा। कादरूस तुरंत लेखन मेज से कागज, स्याही और कलम ले आया। अब सब अंकित करो। आंद्रिया ने मंद मुस्कान के साथ कलम उठाई। जैसा मैंने कहा, घर अपने परिसर में है। ऐसे उसने बाग, प्रांगण और भवन की रूपरेखा बनाई। ऊंची दीवारें। नहीं, 8-10 फट से अधिक नहीं। यह तो जोखिम है, कादरूस बोला। प्रांगण में संतरे के वृक्षों के टब, लॉन, फूलों की क्यारियां। कोई फंदे? नहीं। अस्तबल, घेराबंदी के दोनों ओर। यहां। आंद्रया ने योजना आगे बढ़ाई। भूतल दिखाओ, कादरूस बोला। भूतल पर भोजन कक्ष, 2 बैठकें, बिलियर्ड कक्ष, एक मुख्य सीढ़ी और एक गुप्त सीढ़ी है। खिड़कियां अद्भुत, इतनी चौड़ी कि तुम्हारे आकार का मनुष्य एक शीशे से भीतर जा सके। तो फिर सीढ़ियां किस लिए? अपव्यय और क्या? पर झरोखे हैं, पर बंद नहीं किए जाते। ये मोंते क्रिस्तो विलक्षण है। रात्रि में भी आकाश देखना चाहता है। सेवक कहाँ सोते हैं? उनका अलग भवन है। प्रवेश पर दाईं ओर
एक बड़ा भंडार कक्ष है, जहाँ सीढ़ियाँ रखी हैं। उसके ऊपर सेवकों के कक्ष, घंटियों से जुड़े हुए। अरे बाप रे! क्या कहा? कुछ नहीं, घंटियाँ लगवाना महँगा होता है, बस यही। पहले एक कुत्ता था जो रात में प्रांगण में घूमता था, पर उसे औतुई के घर ले गए, वही जहाँ तुम गए थे। हाँ, मैंने कल ही कहा, यह असावधानी है, क्योंकि जब आप औतुई जाते हैं और सेवक साथ होते हैं, तो घर रिक्त रहता है। उसने क्या कहा? तो और तो कभी चोरी हो जाएगी। उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, तो होने दो। आंद्रेया, उसके पास कोई यांत्रिक मेज अवश्य होगी। क्या अर्थ? ऐसी जो चोर को फंसा ले, जैसा प्रदर्शनीय में था। नहीं, साधारण अखरोट की मेज है और उसकी चाबी सदा लगी रहती है। और कोई चोरी नहीं करता? नहीं, सेवक अत्यंत निष्ठावान है। उसमें कुछ होगा? मुद्राएं? कहा नहीं सकता। कहाँ है वह? पहली मंजिल पर। तो पहली मंजिल का भी नक्शा बनाओ। सरल है। आंद्रिया ने कलम उठाई। यहाँ प्रकोष्ठ, फिर बैठक। दाईं ओर पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष। बाईं ओर शयन कक्ष और वस्त्र कक्ष। प्रसिद्ध मेज वस्त्र कक्ष में है। वहां खिड़की है। दो, एक यहाँ, एक यहाँ। उसने कोने में स्थित उस कक्ष में दो खिड़कियां अंकित की। कादरूस गहरे विचार में डूब गया। वह औतुई अक्सर जाता है? उसने पूछा। सप्ताह में 2-3 बार। उदाहरण था, कल वह दिन और अगली रात्रि वहीं रहेगा। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? उसने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया था। अद्भुत, यही जीवन है, कादरूस बोला। नगर में एक घर, देहात में एक घर, यही धनी होने का अर्थ है। और तुम जाओगे? संभवतः। वहां भोजन करने के बाद ठहरते भी हो? यदि चाहूं तो। मैं वहां अपने घर जैसा हूं। कादरूस युवक को ऐसे देखने लगा मानो उसके हृदय की गहराइयों से सत्य खींच लेना चाहता हो। पर आंद्रिया ने जेब से सिगार डिब्बा निकाला, एक हवाना निकाली, शांति से जलाई और स्वाभाविक भाव से धूम्रपान करने लगा। 500 फ्रां तुम्हें कब चाहिए? उसने पूछा। अभी, यदि हों। आंद्रिया ने जेब से 25 लुई निकाले। सोने के सिक्के? कादरूस बोला। नहीं, धन्यवाद। क्यों? तिरस्कार है? इसके विपरीत सम्मान है, पर मैं नहीं लूंगा। विनिमय में लाभ होगा। मूर्ख! सोना 5 सु अधिक का होता है। हाँ, और फिर व्यापारी तुम्हारे मित्र कादरूस का पीछा करवाएगा, कंधे पर हाथ रखेगा और पूछेगा, ये किसान कौन है जो उसे सोने में भुगतान करते हैं। मूर्खता मत करो। मुझे साधारण मुद्रा दो। किसी सम्राट का चित्र हो, कोई भी 5 फ्रां पा सकता है। मेरे पास 500 नहीं, मुझे तो दलाल लाना पड़ता। तो अपने द्वारपाल के पास छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा। आज? कल? आज समय नहीं। ठीक, कल, जब मैं ओतुई जा रहा होऊंगा, छोड़ दूंगा। निश्चय? पूर्णतः। क्योंकि मैं अपनी नौकरानी अग्रिम रख रहा हूं। रखो, पर अब बस, मुझे सताओगे नहीं। कभी नहीं। कादरूस इतना उदास हो गया कि आंद्रिया को हंसमुख होने का अभिनय करना पड़ा। बहुत प्रसन्न दिखते हो, कादरूस बोला, मानो विरासत पा चुके हों। अभी नहीं, पर जिस दिन। क्या? मैं मित्रों को स्मरण करूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, स्मृति तुम्हारी उत्तम है। तुम क्या सोचते हो?
तुम मुझे इनाम के लिए पकड़वाना चाहते थे। मैं? कैसा विचार! मित्र होकर एक और सलाह दूंगा। कौन सी? अंगूठी यहीं छोड़ दो। क्या हमें पकड़वाना चाहते हो? कैसे? सेवक का वेश और उंगली में 4-5 हज़ार की हीरे की अंगूठी। अरे, अच्छा अनुमान है। मैं हीरे पहचानता हूं, कभी थे। डींग मत मारो, आंद्रिया बोला और शांत भाव से अंगूठी उतार दी। कादरूस ने उसे इतनी बारीकी से देखा कि स्पष्ट था वह धार की चमक जांच रहा है। नकली है, उसने कहा। छोड़ो भी, अभी पता चलता है। उसने शीशे पर रगड़ा। कांच चीख उठा। कनफित्योर, वह बोला, अंगूठी पहनते हुए। मैं भूल गया, पर ये जौहरी इतने चतुर हैं कि उनसे चोरी करना भी जोखिम है। और कुछ? आंद्रिया बोला। नहीं, तुम भीतर से अच्छे हो। अब नहीं रोकूंगा। अपनी महत्वाकांक्षा त्यागने का प्रयत्न करूंगा। हीरा बेचते समय सावधान रहना। नहीं बेचूंगा, चिंता मत करो। कम से कम परसों तक तो नहीं, युवक ने सोचा। भाग्यशाली, कादरूस बोला। अब लौटोगे अपने सेवकों, घोड़ों, गाड़ी और मंगेतर के पास। हाँ, विवाह पर उपहार देना। जब मेरे मित्र डांगलार की पुत्री से विवाह करो। कल्पना है। दहेज? कहाँ तो 10 लाख। आंद्रिया ने कंधे उचकाए। मान लेते हैं 10 लाख। फिर भी कम होगा जितना मैं चाहता। धन्यवाद। उल्लेख मत करो, कादरूस हंसा। चलो, द्वार दिखाऊं। कष्ट मत करो। आवश्यक है। द्वार पर एक गुप्त युक्ति है। ह्यूरे फिशे का ताला, घास पार कादरूस द्वारा अनुकूलित। जब तुम पूंजीपति बनो, तुम्हें भी बनवाऊंगा। 1 सप्ताह पूर्व सूचना दूंगा, आंद्रिया बोला। दोनों विदा हुए। कादरूस सीढ़ियों पर खड़ा रहा जब तक आंद्रिया नीचे उतरकर प्रांगण पार न कर गया। तब भीतर लौटकर द्वार बंद किया और योजनाकार की भांति उस नक्शे का अध्ययन करने लगा जो आंद्रिया छोड़ गया था। प्रिय बेनेदेतो, उसने कहा, वह विरासत पाकर दुखी न होगा और जो उस दिन को निकट लाए जब उसके हाथ 5 लाख फरान लगेंगे, वह उसका शत्रु भी न होगा।